और भारतीय वस्तुओं का बहिष्कार कर क्या साबित करना चाहता है बांग्लादेश? बांग्लादेश की पाकिस्तान चीन से करीबी दुनिया के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, सवाल ये भी है कि तमाम जो मानवाधिकार संगठन हैं, जो मानव के अधिकारों की, मानवता की बातें करने वाले, वो चुप क्यों हैं? वो खामोश क्यों हैं? क्या उन्हें हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार नजर नहीं आ रहा है? तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। स्क्रीन पर रखिए, प्रोफेसर अजय उपाध्याय हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। डॉक्टर मोहित शुक्ला हैं, हिंदू धर्मगुरु। राम श्रीवास्तव हैं, विदेश मामलों के जानकार। और ए के मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले सुधाकर जी, मैं आपके पास आऊंगा। अब तो हद हो गई। अच्छा, सुधाकर जी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले राम श्रीवास्तव जी, ये तो हद हो गई। अब यहां पर हम ये जो डिप्लोमेसी और तमाम जो चीजें अब तक बात हो रही थी कि दबाव डालने वाली बात, असर तो उसका कुछ हो नहीं रहा है। उल्टे यहां हम देख रहे हैं कि और उकसाने वाली कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान से फौज मंगाई जा रही है या फिर हथियार मंगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान से यहां तक खबर है कि 100 ट्रेंड टेररिस्ट वहां पर आ चुके हैं। तो ये तो अब भारत के लिए खतरे वाली बात हो गई है। तो हम कहां तक इंतजार करें? इंतजार करने की अब आवश्यकता नहीं है, वो समय निकल चुका है। क्योंकि डिप्लोमेटिक चैनल से जितना भी दबाव डालना था उसका असर दिखा। अमेरिका ने, यूके ने और दूसरे देशों ने इसकी चिंता व्यक्त की। चिंता व्यक्त करने से क्या होता है, जमीनी हकीकत बिल्कुल ही अलग है। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और बांग्लादेश की इस समय विनाश काल का प्रारंभ हो चुका है और ये विपरीत बुद्धि की काम कर रही है। और विपरीत बुद्धि क्या कर रही है? जो कठमुल्ले हैं, जो धार्मिक अंधता का चश्मा लगाए हुए हैं, जिनका कि एक ही उद्देश्य है कि पूरे हिंदुस्तान को अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक पूरा गजवाए हिंद बना दिया जाए। और वो जो उनका एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है जिसमें पूरी तरह से आईएसआई मिली हुई है। हाफिज सईद बोले हुए हैं। हाफिज सईद को कल ही जो है पाकिस्तान ने, जो जेल में बंद थे, उनको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? यहाँ है पाकिस्तान के लोगों को मोहम्मद यूनुस ने वीजा देना बहुत आसान कर दिया। अब कोई भी पाकिस्तानी बड़े आसान से बांग्लादेश में आ सकता है। ये सब क्यों किया है? ये भविष्य का एक बहुत ही खतरनाक संकेत नजर आता है। केवल इतना ही नहीं, मोहम्मद यूनुस एक तरफ तो कहते हैं कि मैं ढाकेश्वरी मंदिर गया था, वहां हिंदुओं के प्रतिनिधि मंडल से मिला था, उनकी जो मांगों को मैंने गंभीरता से सुना। अगर गंभीरता से सुना तो कल के ही दिन जो सुनाम नगर करके जगह है, वहां के हिंदू मंदिर को नष्ट क्यों किया गया, मूर्तियां क्यों तोड़ी गई? ये सब बातें बताती हैं कि कथनी कुछ है, करनी कुछ है। इस समय मोहम्मद यूनुस पूरी तरह से उन आतंकवादियों संगठनों के हाथ में खिलौना बने हुए हैं। वो पूरी तरह से बांग्लादेश को सर्वनाश की ओर ले जाने वाले तत्वों की ओर ले जा रहे हैं। वहां विनाश वही होगा, क्योंकि चीन ने वहां पर अपने पैर पसार रखे हैं और सवाल भारत के बिल्कुल सामान का। भारत की, लेकिन आपने जैसा कहा कि डिप्लोमेटिक चैनल से हमने जो दबाव डाला, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता का आज बयान आया, चिंता व्यक्त की उन्होंने, हिंदी भाषा में कहा। लेकिन सवाल ये है कि चिंता पहले भी व्यक्त की गई थी अमेरिकी सांसदों ने, ब्रिटेन के सांसदों ने। मैं ये सवाल ए के मिश्रा जी, लेकिन उन चिंता और प्रतिक्रिया का असर जितना व्यापक होना चाहिए उसके बजाय हम क्या देख रहे हैं? हम वो घटनाएं और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हम उकसावे की कार्रवाई के तौर पर देख रहे हैं। पाकिस्तान से नज़दीकी, भारतीय सामानों का बहिष्कार। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश ये बार बार जताना चाह रहा है कि साहब आप कुछ भी कर लो, हम सुधरने से रहे। तो इलाज फिर है क्या? देखिए, इंसानी पस मंजर में इन घटनाओं को न देखा जाए, जरा आसमानी या खुदाई पस मंजर में देखा जाए तो बातें समझ में आएंगी। आपने बोला कि बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के बहकावे में आके ये कर रहा है, तो साहब ऐसा नहीं है। सऊदी अरब या दुबई वगैरह देखिए, वो चीन अमेरिका के बहकावे में नहीं आते हैं। मोहम्मद बिन सलमान कुरान की आयतों को बदल रहे हैं, वहाँ हिंदुओं के मंदिर बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब की बार अल्लाह ताला ने, खुदा ने ये मौका अता फरमाया है हिंदुओं को, हिंदुस्तान को, कि एक साथ कई हिंदू देश बने, या विश्व के मानचित्र पे, नक्शे पे कई देश उभरेंगे। बांग्लादेश में भी एक दो हिंदू देश उभरेंगे, इनके टुकड़े होंगे। और उधर पाकिस्तान में भी सिंधु देश, बलूचिस्तान, पीओजे के वगैरह अलग होंगे।
तो ये चीजें जो है होनी है और ये खुदा की मर्जी है। रही बात अगर इंसानी हुकूक और इंसानी ताकत का कंपैरिजन कर लिया जाए तो इंसान की फितरत, इंसान के षड्यंत्रों से खुदा की मर्जी को रोका नहीं जा सकता है। तो हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि बांग्लादेश ने ड्रोन जो है डिप्लॉय कर दिए हैं, एयरफोर्स, क्या मजाक की बात कर रही है बांग्ला एयरफोर्स को उन्होंने। अरे तुम्हारे एयरफोर्स है, उनके एयरफोर्स के स्टेशन नहीं है, वो हेलीकॉप्टर उतरने के अड्डे हैं। जितना एक हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए जरूरत होती है वो उनके एयरफोर्स स्टेशन की नहीं, ये बिल्कुल कैपेबिलिटी है। मैं मिश्रा जी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ये सब कुछ एक हास्यास्पद जैसी स्थिति है। जैसे बचपन की लड़ाई में नहीं कोई छोटा बच्चा, और सुनिए, कोई छोटा अरे बच्चा जनाब, ज्यादा आगे आगे उकसाने की सुनिए, कार्रवाई करता है तो उकसावे की कार्रवाई है। लेकिन मैं आगे मैं आगे पूछ रहा हूं सुनिए। इलाज क्या है? नहीं, इसका इलाज है, जिसने ये माहौल पैदा किया है खुदा ने। देखिए अल्लाह ताला खुदा जो है ना वो रास्ते बनाता जाता है। पहले वो ऐसे माहौल बना करके बुद्धि को फेर देगा। तो मुझे ये लगता है पूरी दुनिया में ऐसे जज्बाती लोगों को, जो टेररिस्ट हैं, जो इंसान के लिए दाग और धब्बा बन गए हैं, उनको सुधारने का, उनको सजा देने का अल्लाह ताला ने दो ही लोगों को जो है पावर जो है अख्तियार अदा की है, एक यहूद को और एक हनूद को। तो हनूद यहूद जो है वो तो बाकायदा अपना रोल अदा कर रहा है, उधर फिलिस्तीन गाजा वगैरह को उसने समतल कर दिया है। कुछ इधर जो बचे हुए हैं ना, जो अपने आप को असली जो है वो बोलते हैं, बड़े ताज्जुब की बात होती है कि एक तरफ गल्फ में हिंदुओं के मंदिर बन रहे हैं, हाईएस्ट अवार्ड दिया जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री को, वेलकम किया जा रहा है हिंदू वर्करों को, और इन लोगों को, पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को पकड़ पकड़ के निकाला जा रहा है और वो यहाँ पे उछल रहे हैं। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, ये इंसानी फितरतें, इन पे डिस्कस मत करिए कि अमेरिका ने ये बोला ये बोला, वो सब खुदा ने लिखा हुआ है और देखिए क्या होता है। मैं तो बोलता हूं ये बहिष्कार करें। लेकिन वहां पे एक मिर्ची का दाम 3 रुपए, अंडे का दाम 50 या 60 रुपए हो गया है। हाँ, वो खुदा ये हास्यास्पद मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन हम देख नहीं सकते ना, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अब मारा जा नहीं, रहा है, हम उन्हें देख पीटा कहाँ जा रहा रहे है, तो हैं? हम नहीं, देख नहीं, नहीं सकते नो, ना। नो, 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 गुस्सा तो आएगा या आक्रोश तो होगा ही। अब वो आक्रोश नहीं, दिख रहा है। हम मोहित देख शुक्ला नहीं जी, रहे हैं। मैं आता हूं सर, भारत मैं आता देख हूं। नहीं रहा है सर। डॉक्टर मोहित शुक्ला जी, हिंदू धर्म जी। गुरु होने के नाते आपको भाई अंदर से एक गुस्सा तो होता होगा, और तमाम साधु संत प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सड़क पर भी उतर रहे हैं कि भाई कब तक, आखिर कब तक हम बर्दाश्त करते रहें और देखते रहें? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि जब आपकी उदारता को आपकी कमजोरी समझा जाए तो ऐसी उदारता किसी काम की नहीं है। भारत की उदारता को बांग्लादेश कमजोरी समझ रहा, उस समय साहस का प्रदर्शन करना अत्यंत आवश्यक है। तो यही बात भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि यहाँ वहां पर देखिए, बांग्लादेश में इस समय राक्षस हैं सब, और वो मानवों का, जो हिंदू मानव है उनका रक्त पान कर रहे हैं, उनको वध कर रहे हैं, और उन राक्षस और शैतानी जो शक्तियां हैं उनका वध जो है देवताओं के द्वारा होना आवश्यक है। जो भारत की आर्मी हमारी देवता है, और वो भारत की आर्मी को इस समय भारत के प्रधानमंत्री जी को अनुमति दे देना चाहिए, और नहीं दे सकते हैं। तो मैं हिंदू धर्म गुरु होने के नाते कह रहा हूं, 15 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दिया जाए। हम हिंदू स्वयं सामर्थ्यवान हैं बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा करने के लिए। इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूं कि हम सब रक्षा कर लेंगे। 15 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दिया जाए। हम 80 करोड़ हिंदू हैं, और उसमें से थोड़े से हिंदू भी अगर चले जाएंगे तो उन शैतानों को भी दंड दे देंगे, और अपने हिंदुओं की रक्षा करने में भी हम सामर्थ्यवान हैं। तो बताइए यदा यदा ही धर्मस्य रमन मलिक जी, ये तो फिर सवाल आप पर है। भाई हिंदू धर्म गुरु कह रहे हैं कि आप या तो एक्शन लीजिए, नहीं तो हमें लेने दीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल एक्शन लें, जैसे एक्शन लेना चाहते हैं लें। उसमें वहां से भी, पाकिस्तान से तो फिदाइन आते हैं, तो यहाँ से भी जाने में हो सकता है ऐसा कुछ। लेकिन देखिए, मैं इन चीज़ों पे ना जाते हुए, मैं बड़ा ये क्योंकि एक संजीदा विषय है, इसको संजीदगी के साथ लेना चाहिए, इसको बड़ी ध्यान से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ डिप्लोमेसी की बात है, ना सिर्फ एक कूटनीतिक विषयों के साथ है, बल्कि उससे बड़ा हमारा कहा हुआ हर चीज, हमारा करा हुआ हर एक्शन, वो किस तरीके से वहां पे परसीव होता है, और उसके बाद
उसके पीछे जो बैठी शक्तियां हैं वो उसको किस तरीके से उसके साथ खेलती हैं, ये एक और बहुत बड़ा विषय है जो आमतौर पे लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उत्तेजना में बोल जाते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि इस विषय को संजीदगी से इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ले रही है। हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उठा, यूएस के जो निर्वाचित राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी इस विषय के ऊपर संज्ञान लिया हुआ है, विवेक रामास्वामी जी ने भी लिया हुआ है, तुलसी गाब्रियाल ने भी लिया हुआ है, और वो केशव जो क्या नाम है इनका, पटेल जी जो एफबीआई के डायरेक्टर बन रहे हैं, उन्होंने भी इस विषय को बड़ा संजीदगी से, बड़ा ध्यान से देखा है। मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे को ये समय जो है थोड़ा सा ध्यान से काटने का समय है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां मौजूद हैं जो इस समय बांग्लादेश को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं। देखिए, दो थ्योरीज चल रही हैं। जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, जिन लोगों के साथ मैं आमतौर पे बात करता रहता हूं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कम्युनिटीज हैं, उनमें मेरे कुछ मित्र लोग हैं, उनसे जब मैं बात करता हूं तो उनका प्रिसेप्शन दो है। एक प्रिसेप्शन ये है कि टू डिस्टेबलाइज इंडिया देयर आर सर्टेन फोर्सेस जो ये काम करा रही हैं। दूसरा प्रिसेप्शन ये है कि यूएस डीप स्टेट जो है वो एक अलग नेशन, म्यांमार, बांग्लादेश और कुछ हिस्सा शायद मणिपुर का, उसको लेके एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट बनाना चाहती है। ऐसी दो विषय जो हैं उनके ऊपर बातचीत और डिस्कशन, डिलिबरेशन चल रही है कि इस पर कार्य हो सकता है। नहीं, मैं रमन जी ठीक है, ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें हम पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, अगस्त महीने से। लेकिन क्या अब हम यही चर्चा करके शांत हो जाए, या फिर शांत होने की जरूरत नहीं है। और या फिर बीजेपी के तमाम नेता फिर यहीं पर विपक्ष पर आरोप लगा देते हैं। अरे वहाँ हिंदू मारे काटे जा रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ इतना कष्ट हो रहा है, उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। आप यहाँ शांति की बात करें, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन में भारत के, आपकी आर्मी सुरक्षा कर रही है। हिंदू बाहुल्य इस राजस्थान पे आप बैठे हैं सुख शांति से, वहां पर देखिए लोगों के साथ कितना जो है कष्ट हो रहा है, उनको मारा काटा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हाहाकार मचा, नरसंहार हो रहा है, और आप यहाँ शांतिपूर्ण बातें कर रहे हैं। अगर ऐसा ही हिंदुस्तान का रवैया रहेगा, कल म्यांमार, श्रीलंका सब आंख दिखाएंगे। एक छोटा सा बांग्लादेश आज हिंदुस्तान को आंख दिखा रहा है, कल आज अगर कड़ा कदम नहीं उठाया तो कल पूरा विश्व के देश जो है भारत को आंख दिखाएंगे, छोटे छोटे देश। तब आप क्या करेंगे? पंडित जी महोदय, आज शौर्य दिवस भी है, और मैं 1992 का शौर्य कार्य करने वाला एक छोटा सा कार सेवक हूं। आप शायद 1992 में, जैसा आपका दृश्य आ रहा है, आपका शक्ल दिख रही है, मेरे को लगता है आप उसके बाद पैदा हुए थे। लेकिन जी नहीं, मेरी 42 वर्ष आयु है और 1992 में 10 वर्ष का था। ठीक है, आप ज्यादा बुद्धिमान मत बनिए। कॉम्प्लीमेंट है। और लेकिन और मैं जो बात घटना बता रहे हैं मैं बहुत उसका स्पष्ट रूप से एक चीज बोल रहा हूँ कि भारत सरकार ने क्या करना है और कैसे करना है, वो समय के ऊपर। रमन मलिक जी एक सेकंड, रमन मलिक जी एक सेकंड, नहीं रमन मलिक जी एक सेकंड रुकिए। आप जो है ना, अब 42 वर्ष या शौर्य दिवस और तमाम चीजें, लेकिन अभी जितनी बातें आपने की ना, उसमें एक भी एग्रेशन नजर नहीं आ रहा है। भाई बीजेपी तो हिंदुत्व की बात करती है, कहां गया आपका हिंदुत्व? सर, एग्रेशन करना कहां गया हिंदुत्व? भाई बिल्कुल एग्रेशन नजर आना चाहिए था। और रमन मलिक जैसे लोग हैं जो हमारे लोगों के पैर खींचते हैं, ये वामपंथी रहता है इस चैनल पे। अरे ये हिंदू धर्म गुरुओं का पैर खींचता है ये आदमी। और हिंदू धर्म गुरु अगर गुस्सा कर रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि भाई शांत हो जाइए, आपकी उम्र 42 वर्ष। ये रमन मलिक जी ठीक बात ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है। ये एके मिश्रा जी बोल रहे हैं। अरे कौन, किनको उत्तेजना आ गई भाई? उत्तेजना है रमन मलिक जी, दिक्कत यही है कि उत्तेजना सब में है, आप में नहीं है, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। उत्तेजना होनी चाहिए, उत्तेजना हर भारतीय को है, उत्तेजना हर भारतीय को है। और प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, उत्तेजना आपको है कि नहीं? आक्रोश आपको है कि नहीं? हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, इसीलिए रमन मलिक जी यहाँ देख, सुनिए रमन मलिक जी,
रमन मलिक, border एक के सेकंड पार, सर, एक western सेकंड, border एक सेकंड पे सर, फॉरेन इनके सर, पाकिस्तानी डिप्लोमेसी पापा और लोग तमाम बैठे थे, चीजों के लिए उनको मैं घर में सुनिए, घुस के मारा, रमन मलिक जी, तो ये कौन से हैं? डिप्लोमेसी ये के बच्चे हैं, इनको हमने किस टाइम पे रमन करना मलिक है, जी, वो हम कर रमन लेंगे। मलिक जी, नहीं रमन मलिक जी, एक सेकंड, मैं डिप्लोमेसी और तमाम चीजों के लिए मैंने 2 विशेषज्ञ बाकायदा हमने पैनल में रखे हुए हैं। राम श्रीवास्तव जी हैं और सुधाकर जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है सुधाकर जी। मैं उस सियासी धारा को लेकर आप पर सवाल कर रहा हूं कि यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी उत्तेजित हैं, आक्रोशित हैं, उनका आक्रोश नजर आया अभी बांग्लादेश को लेकर, और आप उसी बीजेपी के प्रवक्ता होकर एक आक्रोश भी नजर नहीं आता और कहते हैं ये सब हो रहा है, ठीक है, शांतिपूर्वक, अभी उसमें कुछ उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, और हिंदू धर्मगुरु उत्तेजित हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं शांत हो जाए। उत्तेजना की जरूरत है सर, बिल्कुल है, और मैं भी उत्तेजित हूं और मैं भी आक्रोशित हूं। कोई बात नहीं, राष्ट्र और धर्म के लिए सर आपको कटा मैं देंगे याद अपना। करा दूं, जब हम पुरी हमारे केस का अंदर वक्त आया कुलबीर था, शिवाजी का कटा रक्त देंगे, बह रहा है, कटा पृथ्वीराज देंगे। चौहान अजय का उपाध्याय रक्त जी, बह रहा है, राम ऐसे कृष्ण का रक्त बह रहा है, हर भगवान के हमारे रक्त बह रहा है। हिंदू भाई को मारा जा रहा है और हमें गुस्सा ना आए, आक्रोश ना हो, आप कह रहे हैं कि हम कर रहे आक्रोश हैं। बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन सर आक्रोश के कटा साथ साथ सकते ये हैं ध्यान लेकिन रखना सर झुका चाहिए सकते नहीं कि है। आपका और कदम अपनी जो आजादी है, को हम हरगिज आप मिटा एक बड़े सकते नहीं। देश हैं, आपका कदम डिसाइसिव होना चाहिए, पिन पॉइंट और डिसाइसिव। सर बिल्कुल आप डिसाइसिव इतने होना समय चाहिए। से हिंदू आप मारे एक जा रहे गली हैं, के गुंडे की कितने तरह महीने एक्ट नहीं बीत कर गए, सकते। आपने वहां कोई पे एक्शन नहीं लिया अभी मोहम्मद तक। यूनुस वगैरह जितने भी लोग हैं वो गली के गुंडे की तरह एक्ट ठीक कर है, रहे हैं। अच्छी बात जैसे है। यहाँ पे पत्थरबाज एक्ट सठे करते हैं, साठे वैसे समाचार वहां है, पे वो एक्ट कर रहे गली हैं। के गुंडों को गली के गुंडों हम की बड़ा भाषा में देश है, जवाब देना चाहिए। हमारे को पूरा का पवित्राण पूरा है इस साधु भूखंड नाम के विनाश अंदर, ठीक है, आए अजय गांव उपाध्याय जी के धर्म पास भी मैं धर्म आता हूँ। धर्म रमन मलिक जी, धर्म रमन मलिक जी, हमारे को रमन मलिक जी हो गया सर, अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी रह गए हैं, चाहिए। सुधाकर जी रह गए हैं, अजय इसका उपाध्याय जवाब जी, पत्थर से, अगर अंग्रेजी ठीक में है, समझ में ना आए अजय तो। उपाध्याय जी, अब यहाँ पर ये स्थिति है कि अब या तो यहाँ पर हम चर्चा कर लें, संसद में मुद्दा उठ गया, विदेश मंत्री ने जवाब भी दिया इस पर, उससे हो जाएगा कि एक कहीं ना कहीं आक्रोश तो है। अब ठीक है, सरकार, डिप्लोमेसी, ये तमाम चीजें एक आम लोगों को समझ में नहीं आती, वो तस्वीर देखते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों को कैसे मारा जा रहा है, क्या कर रहे हैं हम, डेली एक एक तस्वीर आती है और डेली हम देख के चुप हो जाते हैं। अजय उपाध्याय जी। सुमित जी, आप ठीक बात कर रहे हैं। लगभग 200 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें हमारे हिंदू भाइयों पर भी अत्याचार हुआ है, और जिस तरह वहाँ लगातार कट्टरता फैल रही है, और कट्टरता का कहीं ना कहीं, चूंकि हमारा एक पड़ोसी देश भी है, इस तरह यदि कट्टरता फैलेगी तो हमारे सिक्योरिटी, हमारी सुरक्षा पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न है, बॉर्डरिंग स्टेट होने के कारण। और हम सब जानते हैं कि चाइना और पाक जो है कैसे घात लगाए बैठा रहता है कि कैसे भारत को कमज़ोर करे। इन परिस्थितियों में सच बात है कि हमारे सरकार को भी और हम सबको बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। 3 स्तर पर इस तरह के कोई भी जब बात होती है तो उसमें हमें बात करनी चाहिए। वैश्विक स्तर पर सरकार किस तरह से इस मुद्दे को उठाए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, चाहे यूनाइटेड नेशन का मंच है, मानवाधिकार का मंच है, अन्य कई मंच है जहां पर हमें बांग्लादेश को पूरी तरह से उसको उजागर करना है, उसके इन करतूतों को, कि कट्टरता उसके अपने अंदर फैल रही है और उसके कारण वहाँ के माइनॉरिटी समाज के लोग जो हैं कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं, उचित नहीं है। दूसरी बात, क्षेत्रीय स्तर पर चूंकि हमारा बहुत सारा संगठन है, आसपास के देश भी हमारे साथ हैं और हमारा एक बड़ा स्टेक है। भारत एक अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण दक्षिण एशिया और मैं यूं कहूं तो एशिया का देश है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी भी हूं और प्रोफेसर भी हूं, इसलिए मैं इस बात को रखना चाहूंगा आपके सामने कि हमें बड़े सलीके के साथ जियो पॉलिटिक्स को समझना है और उस पर हमें गंभीरता से मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखने की जरूरत है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, द्विपक्षीय वार्ताओं के द्वारा, जिसमें भारत हम इतना कमजोर नहीं है कि बांग्लादेश जैसा देश हमको आंख दिखाने की हिमाकत करे। हमने 1971 में जब हमारी विपरीत परिस्थितियां थी उस समय भी हमने डंके की चोट पर पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में करने का काम किया। आज तो हम बहुत मजबूत हैं। तो हम अगर 2 टुकड़े कर सकते हैं, अगर हम अलग डिजाइन बना सकते हैं, वही मैं कह रहा हूं अजय उपाध्याय जी, हम में इतनी ताकत है, सामर्थ्य है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ताकत दिखाइए, लेकिन आंख उठाने की अगर हिम्मत कर रहा है तो फिर दिक्कत है, वहां भी दिक्कत है। हिम्मत कैसे कर ली, इतनी हिम्मत कैसे हो गई? मैं आपको और मैं दिखाता हूं, ठीक है सर, मैं अजय उपाध्याय जी और रमन मलिक जी में आता हूं आप दोनों के पास, मैं कुछ तस्वीरों के जरिए भी दिखाता हूं। अब ये मैं उकसाने की कार्रवाई से ना मानूं तो क्या मानूं, बिल्कुल ये हास्यास्पद है, मूर्खतापूर्ण है। वहां के जो आवाम
को उकसाने की कार्रवाई करते हैं, भारतीय साड़ियों को जला के। इससे इनको क्या मिला भाई? ये खालिदा जिया के बेटे कहला रहे हैं और कट्टरपंथी जो हैं ये भारतीय साड़ी को जलाकर कहते हैं हम बॉयकॉट करेंगे। जाहिर है इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं होगी, क्योंकि ये बांग्लादेश में बैठे लोगों को भी पता है कि भारतीय सामानों की वजह से वहां की अर्थव्यवस्था चलती है। द्विपक्षीय जो व्यापार है उसमें ज्यादातर भारत से निर्यात होता है, तो भारतीय सामानों की वजह से वहां पर खाने पीने की चीजें हैं, भूखे मर जाएंगे, लेकिन नहीं साड़ी जला रही है। उकसाने वाली ऐसे ऐसे लोगों को पहचान कर इनको आइसोलेट कीजिए। फिर एक और तस्वीर अब दिखाइए। अब ये एक और हिमाकत इसलिए मैं कह रहा हूं हिम्मत, यही वो ड्रोन है। जरा ये ड्रोन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये ड्रोन की यही वो ड्रोन है, ये आपको बताने के लिए भारतीय सीमा पर बांग्लादेश ने जो तैनात किया है टर्किश ड्रोन बैरक्टर TB2। ये TB2 ड्रोन है, TB3 भी आ गया है, लेकिन यही वो TB2 ड्रोन है जो अनआर्म्ड ये ड्रोन है और इसका इस्तेमाल युद्ध में भी होता है। टर्किश ड्रोन है। 12 ड्रोन मंगाए थे, 6 ड्रोन अभी ऑपरेशनल है। और भारतीय सीमा वो बॉर्डर जो सेंसिटिव है, जो बहुत सेंसिटिव है। आप समझिए कि अब चिकन नेक जिसे कहा जाता है, जो 7 सिस्टर्स को जोड़ता है, वो भी सीमा बहुत सेंसिटिव है। तो हमें अलर्ट रहना है, हमारी एजेंसियां अलर्ट हैं, हमारी सेना अलर्ट है, लेकिन इस तरह की हिम्मत करने की कोशिश कैसे करता है। और ये TB2 ड्रोन की ताकत देखिए, 25,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। ये जानना जरूरी है, हम टैंक तोप को लेजर गाइडेड बम से तबाह करने की क्षमता है TB2 ड्रोन की। 40 फुट के ये ड्रोन होते हैं जो आप पीछे देख भी रहे हैं तस्वीरों में। और यही वो ड्रोन है जिसकी तैनाती हुई है। ये समझना बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश कुछ भी कर रहा है और हम इग्नोर करते रहें। बिल्कुल वो छोटा देश है, बिल्कुल वो कट्टरपंथी है, लेकिन कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में उस तरह आ जाए तो और बंदर खतरनाक हो जाता है। तो बांग्लादेश में कट्टरपंथी जो है वहां पर अराजक स्थिति है। उनके हाथ में अगर ड्रोन और ये सब चीजें लग जाएं तो भारत के लिए तो खतरे वाली बात है भाई। ड्रोन वाली साजिश हुई है, भारतीय सीमा के पास तैनात किया गया है खतरनाक ड्रोन। पश्चिम बंगाल से सटी सीमा के पास ड्रोन तैनात किया और इसे बांग्लादेश की 67वीं आर्मी संचालित कर रही है। जो ड्रोन की ये साजिश आपको बता रहे हैं कहां पर तैनात किया गया है, यही वो ड्रोन है। पश्चिम बंगाल से सटी सीमा पर के पास तैनात किए गए हैं ड्रोन, जिसे लेकर भारतीय सुरक्षा बल की भी अलर्ट है, सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट है। चिकन नेक एरिया में तैनात किए हैं। चिकन नेक जो 7 सिस्टर्स को, हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की राज्य हैं, वो चिकन नेक बहुत, उसे चिकन नेक कहा जाता है कि बहुत वो संकरी सीमा है, आप इसे कह सकते हैं, संकरी वो इलाका है। उस पर नजरें पाकिस्तान की भी रहती है, चीन की भी रहती है, क्योंकि भूटान इधर, नेपाल इधर। अब ये 6 ड्रोन की जो डिलीवरी चटगांव में की गई है, जिस चटगांव पोर्ट को बंद कर दिया गया था पाकिस्तान के लिए, अब खोल दिया गया है 53 साल बाद। 6 की अभी डिलीवरी बाकी है। और ड्रोन की तैनाती के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हो गई हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बांग्लादेश सीमा के पास सर्विलांस बढ़ा दिया है। बिल्कुल सुरक्षा एजेंसियां हमारी अलर्ट पर हैं और ऐसे ड्रोन को खिलौने की तरह उड़ा दिया जाएगा। अब बांग्लादेश की ताकत जरा देख लीजिए। आबादी 17 करोड़ है। यहां पर एयरक्राफ्ट 216 है, फाइटर जेट 44 है, ट्रांसपोर्ट विमान 16 है, हेलीकॉप्टर 73 है, टैंक 320 है, आर्टिलरी 464 है। बांग्लादेश की ताकत बिल्कुल हमारे सामने कुछ नहीं है। 71 रॉकेट है, जंगी जहाज 117 है, सबमरीन 2 सबमरीन है और आबादी 17 करोड़ की। एक्टिव सैनिक 1,63,000 मात्र, पैरामिलिट्री 68 लाख। तो ये ताकत कुछ नहीं है, भारत की ताकत के सामने कुछ नहीं है बिल्कुल। बांग्लादेश लेकिन इतनी हिम्मत कर कैसे रहा है, सवाल यहां पर यह है सुधाकर जी कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ड्रोन की तैनाती करना और टर्किश ड्रोन TB2, हम सीधे ये कहकर नहीं खारिज कर सकते हैं कि भाई कुछ है थोड़ी इसमें ताकत, लेकिन इतनी ताकत अगर वो इतनी हिम्मत कर रहा है तो ये बांग्लादेश तो नहीं है, फिर पीछे कोई और है। सुमित जी नमस्कार। आप जो पैनलिस्ट हैं हाथ उठा रहे हैं, उनको मौका दीजिए बात करने के लिए। मिश्रा जी बोलना चाहते हैं, AK मिश्रा, उसके बाद मेरे को नहीं, आप बोलिए सर। नहीं, आपने नहीं बोला है, पहले हम सुन लें। नहीं सुधाकर जी आप बोलिए, मैं सबको फिर मौका दूंगा। जी जी
ओके सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। को पैनलिस्ट को मेरे बधाई और हमारे व्यूअर्स को भी। जहां तक आपकी सवाल है, इसके उत्तर में मैं दो तीन चीज़ों को व्याख्या करना चाहता हूं। सबसे पहला चीज़ है कुछ कुछ चंद एक हरकत जो विश्व के लेवल पे हो रहे हैं, जिसका डायरेक्ट बेयरिंग ये बांग्लादेश के ऊपर आ रहा है और डायरेक्टली हिंदुस्तान के खिलाफ जा रहा है। कुछ रीजनल पर्सपेक्टिव है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, और कुछ लोकल परिस्थिति ऐसा है। इन तीन चीज़ों को अगर हम राउंडल बना के दिमाग के अंदर खाका बना के अगर समझने की कोशिश करेंगे, मेरे ख्याल से ये कॉम्प्लीट लिंकेजेस हो जाएगा। ये आमतौर पे कवर हो चुका है पैनलिस्ट में, जितना सुना थोड़ा लेट आया कोई कारण की वजह से, मेरे हाथ के बाहर था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ जी। ये तकरीबन इसमें एक चीज जो स्टैंड आउट हो रहा है वो है ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी। ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी क्यों? तो बांग्लादेश जैसे एक नेशन है, वहां से क्यों ये कोशिश कर रहे हैं? इस पर टर्की की ये जो आप ड्रोन की बात बता रहे हैं, ये मेड इन टर्की है। इसमें अनआर्म्ड कॉम्बैट कैपेबिलिटी जगह जगह काफी काबिलियत जो है, उन्होंने ये साबित कर चुके हैं कि शायद इससे बेहतरीन प्रेडेटर को छोड़ के और कोई है ही नहीं। इससे बेहतरीन कोई आपको ड्रोन नहीं मिलेगा। तो बांग्लादेश अभी तक पीसफुल एक नेशन था, हिंदुस्तान का दोस्त अभी भी है। हम सर, हर ये बड़ी बात, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं कि प्रेडेटर ड्रोन के मुकाबले आप इस ड्रोन की तुलना कर रहे हैं, यानी इतना शक्तिशाली ड्रोन बांग्लादेश भारतीय सीमा पर तैनात कर रहा है, तो अपने आप में गंभीर है। गंभीर है। तो क्या है, तो थ्रेट क्या है? थ्रेट को समझने की कोशिश करिए, लेकिन बैकग्राउंड में इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये मैं भी एक जियोपॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ, थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं रिटायर्ड लाइफ में, इधर उधर लेक्चर देते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। मेरे अंदाज के मुताबिक ये जो गेम है, ये खेल 20 जनवरी तक चलते रहेगा। अच्छा। और 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप आते ही ये सब चुपचाप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, मेरे असेसमेंट के मुताबिक। क्यों? क्या अमेरिका का हाथ इसमें नहीं है? हो सकता है। सीआईए का पक्का रोल है। क्यों है? एक किताब है आपके चैनल न्यूज एक्स में, आपके चैनल में बहुत बार मैं दिखाया हूं, तो ग्रेट गेम ईस्ट, ये लिटनर साहब ने स्वीडिश ओरिजिन के एक ऑथर है, किताब एक लिखे, जिसको टाइम होगा आप पढ़ लीजिएगा, कि म्यांमार में जो भी कुछ होता है उसका रिफ्लेक्शन आपको मणिपुर में मिलेगा, उसका रिफ्लेक्शन नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, बांग्लादेश में भी तकरीबन मिलेगा। और क्या हुआ है, ये थैन सेन एक थे प्रेसिडेंट, 2006 से लेकर 2011 तक उन्होंने एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट निकाला था। टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट के मुताबिक एक स्ट्रेटेजिक राइवलरी, यानी कि चाइना और यूएस के बीच में एक टकराव हो रहा है वहां पे, जिसकी नतीजा ये सारे स्पिल ओवर इफेक्ट होंगे। क्या ये बोल के हम इसको खत्म करना चाह रहे हैं? इससे नहीं। हिंदुस्तान को हर समय में हमें पूरा मजबूत रहना है, तैयार रहना है। लेकिन किस किस्म की तैयारी, हमारा थ्रेट्स क्या है? सबसे बड़ा थ्रेट सुमित जी आपने कवर कर चुके हैं, ये जो हमारा चिकन नेक जिसको बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, नैरोएस्ट पॉइंट पे 17 किलोमीटर आपको जगह जगह मिलेगा, अगर गोल डाउन करेंगे 21 किलोमीटर। पर मैं खुद जमीन पे गया हूं, खुद डील कर रहा था सब्जेक्ट में जब सर्विस में था। 17 किलोमीटर के डिस्टेंस है। जो झांपेरी रिज का धमकी दे रहा है कौन? पीएलए। झांपेरी रिज किसका है? भूटान में है ये। तो ये बार बार जो डोकलम वाला हुआ था 2017 में, वो आके वहां पे बैठना चाहते हैं। जब वहां पे हम रोकने की कोशिश किए, 9 किलोमीटर दूर एक पंगदा गांव है, वो गांव के बीच में से नया रास्ता बना के फिर झांपेरी की तरह आ रहे हैं। झांपेरी की तरह क्यों आ रहे हैं? झांपेरी की तरह इसलिए आ रहे हैं ताकि उनको ऑब्जर्वेशन, कमांड, कंट्रोल और जो डायरेक्ट फायर ला सकते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर कब्जा करने के लिए, या उसके ऊपर उसको चोक करने के लिए, या कट ऑफ कर, जब जरूरत पड़ेगा तब कट ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ अभी चल रहा था चाइना के साथ, जो हुआ है अभी, थॉ हुआ है, क्या ये ड्रामा है? नहीं है। आज के दिन में चाइना को हिंदुस्तान की जरूरत उतना है जितना हिंदुस्तान को चाइना की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो नागरिक हैं गहराई में बिना जाके हाँ काफी उत्तेजित होना जरूरी। सर, लेकिन एक सवाल, इन जमातियों और कट्टरपंथियों को, ठीक है, अगर ये सब कुछ करना है तो क्या हिंदुओं पर जो अटैक है या भारतीय साड़ियों को जलाना और ये सब कुछ, ये एक आईवाश है? नहीं, इसका रेड लाइंस, एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर होने के नाते हिंदुस्तान को अपना एक सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में रेड लाइंस पहचानना निहायत आवश्यक है। मैं खुद ही डील करता था ये डोकलम वाला, जो भूटान वाला इंसिडेंट। मेरा दायित्व ये था, क्लासिफाइड ये होके जाके लाइंस लाके मैं अपने सुपीरियर्स को बोलता था
जब आप और मैं ये चीज आलोचना कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं आपके चैनल में, मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है अभी के जो सरकार के ऊपर कि जरूर कुछ ना कुछ इसके ऊपर यह सलाह मशुरा करते होंगे। रेड लाइंस पहचानना निहायत आवश्यक है। क्या ये रेड लाइन पार नहीं हुआ है? कल ही आपके चैनल या कोई चैनल न्यूज़ 9 में मैंने बताया है ये रेड लाइन पार हो चुका है। हिंदुस्तान को ठोस कदम उठाना निहायत आवश्यक है। कदम क्या क्या है डिप्लोमेसी में? क्या हमने हर किस्म की पहलू को एग्जॉस्ट कर चुके हैं? नहीं कर चुके हैं। तो ये हमें देखना है कि क्या क्या चीजें उसमें हम ला सकते एग्जैक्टली हैं। सुधाकर जी, आपने जो कहा रेड लाइन पार कर चुके हैं, तो यहीं पर तो हम डिबेट में की शुरुआत हमने की थी कि अब और कितना। सुधाकर जी, आपने जो कहा कि हमने डिप्लोमेसी को पूरा आजमा लिया, नहीं आजमाया। सप्लाई लाइन क्या हमने ठप की? क्या वो एक विकल्प नहीं है? क्या वो एक बिल्कुल, विकल्प नहीं है? हाँ, बस मैं 2 लाइन और बता के उसके बाद देखिए, जो मेन जो मुद्दे होते हैं, पहलू होते हैं, एक होता है डिप्लोमेसी, एक होता है इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में हिंदुस्तान के पास आज के दिन में स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल कोई आर्किटेक्चर नहीं है। इंफॉर्मेशन के नीचे होता है डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, मैल इंफॉर्मेशन। ये जो देखे ना आज के क्या इस बार 400 पार, 240 में कैसे आप लोग ये सेटल हो गए, खुश हो गए? भाई 400 की बात कर रहे थे, 240, इसका मतलब फॉरेन इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं हो रहा है। इसी तरह बांग्लादेश में जो भी कुछ चल रहा है उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन की लड़ाई चल रही है, 6G वॉरफेयर, हैकिंग द ह्यूमन माइंड। एक ठीक है कॉमन आदमी को आप अगर ये बताने की कोशिश करेंगे वो समझ नहीं। हैकिंग द ह्यूमन माइंड कैसे हो रहा है? हैकिंग द ह्यूमन माइंड ये है, छोटा सा बीज को जब आप बोते हैं, जगह जगह बोते जाएंगे, कब ये पनीर बन के फिर पेड़ बन जाता है, फिर फल निकलते हैं। ये सोइंग द डाउट, सीड्स ऑफ डाउट्स इन द माइंड्स ऑफ द और ये सब पीपल। कुछ स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। और Correct. हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस प्लीज हिंदुओं पर अत्याचार बंद करिए? नहीं नहीं सुमित जी, यहीं पे मैं आना चाहता हूं कि इंडिया को समय आ गया है। Exactly. ये डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री और इकोनॉमिक्स, ये 4-5 एग्जैक्टली द अहम मुद्दे पॉइंट हैं। यही मैं कह रहा हूं कि साहब यूनुस छोड़ दीजिए। जी रमन मलिक जी, उसके बाद मैं मिश्रा जी से पूछूंगा। बार इसलिए फिंगर उठा रहा था, जो कि बहुत जरूरी पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप उस कौम से, उस देश से बात करने की बात या उस देश के ऊपर एक्शन करने की बात 71 और 2024 में फर्क क्या है वो समझने की जरूरत है। 71 के अंदर पीपल, लोग जो थे वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ थे। आज उन लोगों में से एक बड़ा तबका अपने ही फादर ऑफ द नेशन मुजीबुर रहमान को वो फादर ऑफ द नेशन नहीं मानना चाह रहा। आप पैराडाइम, थॉट प्रोसेस की पैराडाइम शिफ्ट को समझना जरूरी है। और क्योंकि एक्शन का रिक्वायरमेंट ये कहता है कि आपको हर तरीके से लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, वहां हमारे जो लोग हैं उनकी सुरक्षा, उनका जीवन, उनका सारा सब कुछ आपको आकलन करके फिर मूव करना पड़ेगा। और इस समय मूव करने के लिए आप ये समझिए कि जिस प्रकार से यूक्रेन के अंदर आर्मी उनको लॉन्ग मिसाइल्स दी गई और उसको चलाने की इजाजत दे दी गई, ये स्थानांतरण के अंदर जिस तरीके से अभी जो डिप्लोमेसी को जानते हैं वो बोल रहे थे, हमको ये समझना पड़ेगा कि कई बारी आपको उचित समय का कार्रवाई के लिए प्रतीक्षा भी सर, करनी ये पड़ती उचित है। समय का इंतजार हम 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी का कर रहे हैं क्या? तो फिर हम क्या करेंगे? देखिए, आप एक चीज को समझिए, आप अगर डॉट्स को नहीं मिलाएंगे तो आप अपने लिए खड्डा खोदेंगे, जानते हुए डाल पे बैठ के उसको काटने अब की सर आवश्यकता बांग्लादेश नहीं। की वजह से क्या हमारा गड्ढा खोदेगा? मैं तो कह रहा हूं कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को समझते हुए भी डिप्लोमेसी चैनल के जरिए भी प्रेशर अगर पड़ता तो मुझे वो लगता है कि प्रेशर मोहम्मद यूनुस पर देखिए, असर हो दे जाता, आर आल्सो लेकिन मेकिंग, असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब सर आप ये भूल जाएं सुमित जी कि वो अपना काम नहीं करेंगे। जो शक्तियां वहां है, जॉर्ज सोरोस जैसी, हाँ। जो वहां पे जो चाहती हैं, या डीप स्टेट जैसी जो शक्तियां हैं, क्या वो काम नहीं करेंगी? वो सर लेकिन हर तरफ इतिहास से आपसे सवाल पूछेगा कि हम चौथी महाशक्ति होने का दावा करते हैं और हमारे बगल में हमारे हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा, वो पिटते रहे, मरते रहे और हम इंतजार करते रहे उचित समय का। ए.के. मिश्रा जी, देखिए, आपने एक सवाल बड़ा वाजिब उठाया कि भाई यूनुस की बांग्लादेश की हिम्मत कैसे हो रही है, पिद्दी सा देश हर मामले में। उसके पीछे कारण है, ये षड्यंत्र अभी नहीं, बहुत पहले से।
करोड़ों बांग्लादेशियों को हिंदुस्तानी बनाया गया है जानबूझ करके, घुसपैठ करा के। क्यों? हमारे देश के नेताओं में न जाने ऐसे कितने नेता बैठे हैं जो इस पे चुपचाप बैठे हैं, यानी कि वो भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी हमारे सरकार की तरफ से चले जाए तो यही विपक्ष के नेता, कांग्रेस के हमारे मित्र जो अभी बोल रहे थे, बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, ये बोलेंगे जी भारत सरकार, इंडियन आर्मी बांग्लादेश और बांग्लादेशियों के ऊपर तशद्दुद कर रही है, ह्यूमन राइट का ये मामला बना देंगे। तो उनको ताकत अमेरिका, देखिए चाइना को हम घुटनों पे ले आए, कनाडा को हम ले आए, मोइजू को हम ले आए, पाकिस्तान को हमने कटोरा पकड़ा दिया। भारतीय शक्तियों से भारत को डर नहीं है। भारत जो लिहाज कर रहा है, जो डर है, जो यहाँ पे करोड़ों बांग्लादेशी, उनमें से न जाने कितने नेता बने हुए हैं या उनके हिमायती हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, ये सबसे बड़ी शक्ति बांग्लादेश की है। ठीक है, जवाब अजय उपाध्याय जी। तो हमें पहले यहाँ करना चाहिए। अजय उपाध्याय जी। जी, मैं किसी का नाम बिना लिए कहूंगा, जो लोग मैं आ रहा हूं राम जी, मैं आ रहा हूं, फैलाने में लगे हुए हैं मैं वो वही लोग हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे समर्थन देने के लिए सरकार का पक्ष ले रहे हैं। मुझे लगता है सरकार के साथ देश का पक्ष और विपक्ष, आम आदमी भी खड़ा है। सरकार को जो निर्णय लेना है ले, कांग्रेस पार्टी समेत सभी लोग सरकार के साथ हैं। और आज से नहीं, जिस दिन से ये घटना हुई है तब से लेकर आज तक हम लोग लगातार सरकार को जो भी सरकार बांग्लादेश के संदर्भ में कार्रवाई की, डिप्लोमेटिक क्षेत्र में हो या द्विपक्षीय क्षेत्र में, बीच में नहीं बोलता भाई मैं, ये आदत नहीं है, ऐसे लोगों को मत बुलाइए भाई, मैं बीच में नहीं बोलता। ये फ्रिंज एलिमेंट की तरह बात करते हैं यहाँ। आपसे बात नहीं करूंगा, आपसे मैं बात नहीं करूंगा। अपनी बात रखिए और चुप रहिए। ये बदतमीजी है और संस्कारहीनता का परिचय आप ठीक है, बारी बारी से अपनी बात का परिचय दे रहे हैं। अपने समय पर बात ऊपर आरोप लगाया अमेरिका में, अपने देखिए ये कहां से फ्रिंज लोगों को लाते हैं। ऐसे लोगों को लाइएगा तो मैं बात नहीं करूंगा सुमित जी, आप उन्हीं से बात करवाइए। मैं अपनी बारी में बोलता हूं, मैं किस तरह से संस्कारहीनता का परिचय नहीं। इंडिया से ही आए हैं। अरे भाई चुप रहिए ना आप सरकार से सवाल पूछना चाहिए तो विपक्ष से सवाल आप लोग पूछते हैं। यही आपका बड़प्पन दिखता है, पत्रकारिता का दिखावा करते हैं। इतना बड़ा स्टेट है, शांति बरतिए आप प्लीज, हमको बात करने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। जवाब ही नहीं है आपके पास। अरे भाई आप चुपिए ना, हमको बात रख लेने दीजिए। आपको विपक्ष से ही प्रश्न पूछना है, पूछिएगा। जो बांग्लादेश के पत्रकार ने देखिए सवाल उछाले हैं उसका जवाब आप शांत रहिए। आप एंकर मत बनिए बीच में। ये कहाँ ए.के. मिश्रा जी भी वरिष्ठ पत्रकार है। बात होगी फिर मैं सुनिए, ए.के. मिश्रा जी भी वरिष्ठ पत्रकार है। नहीं वो फर्जी अजय उपाध्याय जी, अगर आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पत्रकार हैं तो उनके मन में भी सवाल है। सवाल यहाँ सरकार से भी पूछा जा रहा है कि आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। नहीं जी, आपको डिबेट नहीं कराना है। नहीं अजय उपाध्याय जी, देखिए दिक्कत रमन मलिक जी से उनके मुंह से अपनी बात रखनी है। नहीं इनके मुंह से अपनी बात रखनी है, अब ये तो अलग है। अजय उपाध्याय जी, मैं सीधे नहीं, अब अगला सवाल मेरा होगा, राहुल गांधी जी का एक भी ट्वीट दिखाइए मुझे के लिए आप बुलाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है अजय उपाध्याय जी, अब आपकी सहूलियत के हिसाब से सवाल नहीं पूछा जाएगा। मैं इस बात ए.के. मिश्रा जी एक सेकंड रुक जाइए, ए.के. मिश्रा जी एक सेकंड रुक मैं जाइए। अपना विरोध आपको अजय उपाध्याय जी बिल्कुल, आप नहीं आप भी सम्मानित हैं और हमारे लिए सभी मेहमान सम्मानित हैं, लेकिन मैं सवाल आपकी सहूलियत से नहीं पूछूंगा। आपने उनको चिल्वाना शुरू कर दिया। सुनिए ना ए.के. मिश्रा जी, नहीं आपसे सवाल आप पूछिए ना हमसे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। बीच में खड़ा कर रहे हैं। उनका एक सवाल था, कि बांग्लादेश के पत्रकारों की जो पैरवी है देने के लिए बिल्कुल है, वो भी पैनलिस्ट है, बिल्कुल पैनलिस्ट है। आपको तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं साहब, आपको तो हर सवाल का जवाब देना चाहिए। आपको तो हर सवाल का जवाब देना चाहिए। सुनिए ना सुमित जी, भाजपा के लोग के सवाल का जवाब और उनके सवाल का जवाब आप लीजिए। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की बात ही नहीं है, यहाँ बात हो रही है बांग्लादेश की और भारत की। मैंने रमन मलिक जी यहाँ पर अभी भी शुरुआत वहीं से हुई है, और ए.के. मिश्रा जी ने भी कहा कि भाई कब तक खामोशी, लेकिन सवाल आप पर आ रहा है तो आप खामोश हैं। मैं एक सवाल चिल्लाइए और चिल्वाइए। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि क्या आवाज बुलंद करने से, भाई आज साधु संत सड़क पर आए हैं, कुछ तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वो भी सरकार के साथ हैं, हम भी सरकार के साथ हैं, लेकिन हम भी डिबेट कर रहे हैं। अब तक कई एपिसोड में हमने डिबेट किया है,
तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी एक पोस्ट कर देंगे तो वो भी थोड़ा मजबूती हो जाएगा। एक पोस्ट मुझे बता दीजिए उनका, बताइए। आपको शायद पत्रकार होते हुए भी आपको यदि ये नहीं ध्यान है तो इसका तो मैं जवाब नहीं दूंगा। जी बताइए बताइए। जब जब हिंदुओं के साथ वहां अत्याचार एक हुआ है, पोस्ट हमारे कांग्रेस के सभी नेताओं ने, एक खड़गे जी ने, राहुल गांधी ने, अरे भाई आप ढूंढवा लीजिए पोस्ट, आप ढूंढ के बता दीजिए। गाजा पर तो मुझे पोस्ट दिखा, गाजा पर तो मुझे पोस्ट दिखा प्रियंका गांधी जी का और राहुल गांधी जी का। मैं बार बार पूछ रहा हूं कि भाई सुमित जी, एक्स पर एक भी पोस्ट, एक शब्द नहीं, एक शब्द नहीं। यही है आपका, यही धारणा है आपकी। यहाँ पोस्ट आप कह दीजिएगा, आगे से मैं पोस्ट लेकर आऊंगा। हाँ लिखवा के लेके आइएगा, जरूर सुना। राहुल जी से लिखवा के लेके आइएगा। क्षमता नहीं है कि वो पोस्ट ढील पाए। हाँ नहीं आप और मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी जी का मुझे पोस्ट दिखा दीजिए, ठीक है। आप कभी पढ़ लिख कर भी आइए, आप पढ़े लिखे हैं तो मुझे बताइए ना, दिखाइए मुझे अभी मोबाइल में दिखाइए। और मेरे पास मोबाइल है, मैं वो डेट देखूंगा। चैलेंज देता हूं मैं, यहीं पर चैलेंज देता हूं। आइए चैलेंज देता हूं सर, चैलेंज देता हूं, आइए। फिर वही बात पर आप क्यों दे रहे हैं? मेरे ख्याल से पूरी जो जनता देख रही है उसको ट्विटर पे, गाजा पर तो ट्वीट निकलता है, गाजा पर पोस्ट निकलता है। राहुल गांधी जी का एक शब्द, प्रियंका गांधी जी का एक शब्द, बांग्लादेश पर कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का एक शब्द बांग्लादेश पर नहीं निकलता है, क्यों? राहुल गांधी से कोई आपकी ना, राहुल गांधी के बिना ना आपका कोई डिबेट चलता है, ना डिबेट आपका खत्म होता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है भाई, इतना वैल्यू आप नहीं देते हैं उनको, आप लोग वैल्यू नहीं देते, हम तो वैल्यू देते हैं। राहुल गांधी जी को वैल्यू देना पड़ेगा। आप बहुत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, पर आप फिर से एक बार अपने चैनल से पूछ लीजिएगा। चैनल नहीं आपका चलाया है, राहुल गांधी का स्टेटमेंट एक बार नहीं दसियों बार बांग्लादेश पर उत्तर नहीं देना बांग्लादेश पर मुझे बताइए मिलकर के यहाँ चाहते हैं बांग्लादेश में जवाब न दें और कांग्रेस के लोग बांग्लादेश पर बात। नहीं बांग्लादेश तो आप रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप लगातार ये डिबेट जारी रखिए। अरे अजय उपाध्याय जी, आपकी सहूलियत से सब चल रहा था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अभी रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, आपकी सहूलियत से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सहूलियत की क्या बात है? मैं पूछ रहा हूँ कि आप मुझे दिखा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। देश के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, राहुल गांधी पर आप बात कर रहे हैं। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, आप अनपढ़ हैं तो नेता प्रतिपक्ष है ना भाई, उनकी गंभीरता नहीं माने क्या? आप पढ़ लिख कर आप बोल दीजिए राहुल गांधी को वैल्यू मत दीजिए। आपका चैनल 10 बार चलाया है। अरे नहीं चलाया भाई, बयान ही नहीं आया बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर, नहीं आया है। मैं आपको समय देता हूं, मेरे पास सर अभी 5 मिनट है और मैं 5 मिनट समय देता हूं सर। आप एक्स पर पोस्ट अभी खोज लीजिए और मुझे बता दीजिए, अभी 5 मिनट। ये 5 मिनट नहीं, आप अपने अभी सर मैं पोस्ट मैं कह रहा हूं नहीं चलाया हमने, नहीं कोई हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का कोई बयान नहीं आया है, ना हमने चलाया है। कोई बयान आता तो चलाते, और एक्स पर कोई शब्द नहीं है। ये चुप्पी, ये खामोशी क्यों? हंसी आ रही है, ये खामोशी क्यों? आपकी अज्ञानता पर मुझे दुख भी हो रहा है। अरे सर आप हंस लीजिए, लेकिन आज आप जवाब नहीं दे पा रहे। राहुल गांधी पर समस्या ये करना है, आप समस्या ये है सर। और ये एक और डिबेट में, एक और बार डिबेट में अजय उपाध्याय जी, ये मैं आपसे पूछ चुका हूं कि वो डिबेट आप छोड़कर दूसरी बार डिबेट में मैंने आपको ये देखा। नहीं अजय उपाध्याय जी, कितनी बार डिबेट में ये सवाल मैं रखता हूं तो आप असहज हो जाते हैं। सवाल सरकार पर है, अगर गुस्सा है, आक्रोश है, तो विपक्ष के नेताओं में भी वो आक्रोश नजर आना चाहिए, वो आक्रोश नजर आना चाहिए। आप डिबेट के लायक पत्रकार नहीं है। अरे आप प्रवक्ता के लायक अपने आप को मानते हैं तो ये आपकी खुशफहमी है। आप मुझे मत सर्टिफिकेट दीजिए, आप किस लायक है वो अपने आप देख लीजिए। आपका यही, चलिए मैं समझ गया। ये गिरती भाषा आप समझ रहा हूँ, इस भाषा में मैं डिबेट नहीं करता हूँ, लेकिन एक सवाल पर इतनी मिर्ची लग गई, इतनी मिर्ची लग जाती है। रमन मलिक जी ने तो कम से कम डिफेंड किया अपने आप को, आप डिफेंड कर लेते। बांग्लादेश पर डिबेट हो रहा है और आप कांग्रेस पार्टी पर प्रश्न। अरे भाई कांग्रेस पार्टी विपक्ष की पार्टी है। रमन मलिक जी, आप कांग्रेस को गंभीरता से ना लें। आभार और धन्यवाद। दूसरी बार हो गया आपके चैनल पर, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। सिर्फ ये लिख के एक बारी दिखा दीजिए, राहुल गांधी ऑन बांग्लादेश। नहीं भाग गए, चले गए। उनके आदत है, उनके नेता भाग जाते हैं तो वो बेचारे, हाँ वो चले गए। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है कि यहाँ पर विपक्ष के नेताओं की आवाज जो है वो नहीं निकलती है। आवाज तो हर तरफ से निकलनी चाहिए, इस देश के मुसलमानों को भी बोलना चाहिए। मोहित शुक्ला नहीं बोलेंगे ना साहब, क्योंकि उन्हें रोहिंग्या प्यारे हैं, उन्हें बांग्लादेशी प्यारे हैं,
उन्हें अफगानी प्यारे होंगे, उन्हें पाकिस्तानी प्यारे ठीक है होंगे, डॉक्टर लेकिन मोहित शुक्ला, ये भाई ऐसा ये है कि ऐसा है, उत्तेजना तो रमन मलिक जी में भी होनी चाहिए, आक्रोश होनी चाहिए, रमन और जी ने कहा अजय था उपाध्याय जी में भी कि होनी चाहिए, लेकिन वहां पर राहुल गांधी के उत्तेजित शब्दों का या आक्रोशित शब्दों का मैंने जिक्र देखिए कर लिया। उत्तेजना मेरी ये नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ टीवी देखिए पे दिखे, काम इन्होंने से ये नहीं दिखे। ठीक है कहा सर, शब्दों में कि होने, जब कड़ी मैंने निंदा की जाती हिंदुओं है ना, द्वारा कड़ी निंदा भी तो राहुल गांधी और प्रियंका जब गांधी ने नहीं मैंने की जी। हिंदुओं द्वारा बांग्लादेश में हिंदू रक्षा की बात कही, इन्होंने कहा बिल्कुल आप जाइए, जैसे मुजाहिदीन विदेश से आते उस तरह। तो पहले मैं बता दूं, हिंदू कभी और मुजाहिदीन आतंकवादी होते हैं। हम आतंकवादी निर्दोष लोगों को मारते, और हम क्या करते हैं पहले समझिए, अहिंसा परमो धर्मा, और धर्म हिंसा तक है बचा। ये पूरा श्लोक है जो महात्मा गांधी ने आधा बताया कि अहिंसा परम धर्म है, किंतु धर्म की रक्षा के लिए जो हिंसा की जाती है वह हिंसा से भी बढ़कर है। अगर किसी हिंसक मनुष्य को मारा जाए, ये सनातन धर्म कहता, जो हिंसा फैला राक्षस है, जो शैतान है, जो हिंसा फैला रहा है, उसको यदि दंडित किया जाए तो अहिंसा से बढ़कर है। क्योंकि अगर उसको दंडित नहीं किया जाएगा तो और निर्दोष लोगों को मारेगा, काटेगा। इसलिए बांग्लादेश में जो लोग हिंदुओं पर हिंसा कर रहे हैं, अगर आप यहाँ हिंसा परमो धर्म कहते रहे तो आपने पूरा श्लोक नहीं पढ़ा है। पूरा श्लोक समझिए, और ये समझिए वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ठीक जो है, लोक लेकिन कल्याण के लिए मोहित हिंसा शुक्ला की जी, यहाँ जाए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता से भी हमने पूछने की कोशिश की कि राहुल जी, गांधी जी या तो प्रियंका हिंसा गांधी नहीं जी का होती। एक शब्द मुझे बता दीजिए हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर, उनका एक शब्द आपको सुमित जी, दिखा क्या मोहित जी? सुमित जी, देखिए मैं इसी एक बात और क्योंकि कहना मैं आ चाहता रहा हूं, मैं आ हूँ रहा हूं, बाकी आपके लोग चैनल के माध्यम से, कि जैसे अभी इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, तो मैं अमेरिका की सरकार से थोड़ी ही गुजारिश करूंगा, रूस से थोड़ी करूंगा, मैं किसी लंदन से नहीं कहूंगा, यूके से नहीं कहूंगा, मैं भारत से कहूंगा। क्योंकि भारत में 80% हिंदू रहता है, हिंदू राष्ट्र है, पहले से है, औपचारिक रूप से भले ना हो, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है यहाँ। तो भारत के ऊपर पूरे विश्व की निगाह इस समय ठीक है। की है कि भारत जो है बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करेगा। और आज अगर हमने हिंदुओं की रक्षा नहीं करी तो इतिहास में लिखा जाएगा कि भारत इतना वीर शिवाजी का देश, जिन्होंने हिंदुओं की ठीक रक्षा है, के ए लिए के मिश्रा जी हमेशा और उसका शिवाजी खड़े रहते थे, मैं आज आता हूँ भारत राम में जी, मोदी जी सॉरी रक्षा नहीं आपने कर रहे बहुत हैं, पहले, तो इसलिए भारत को ठीक है, रक्षा करनी ठीक है पड़ेगी सर, बांग्लादेश राम के श्रीवास्तव हिंदुओं जी जी। साहब से काफी दूर चले गए। जहां तक राहुल गांधी का हिंदू प्रेम की बात है, वो तो उन्होंने जनेऊ पहनकर बता दिया है भाई, अपन उनके पीछे क्यों पड़े हैं। वो कभी किसी तरह की इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे सकती, उनकी अपनी मजबूरी रही है। रहा सवाल ये कि आज की तारीख में हमको बांग्लादेश के लिए क्या करना चाहिए, ये विचार नहीं मुद्दा है। हम जो आपस में बहस करेंगे, इससे एक रास्ता मिलेगा, एक दिशा मिलेगी हमारी सरकार को कार्य करने के लिए कि जनता आखिर क्या चाहती, विचारक क्या चाहते हैं, हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका सोच किस दिशा में है। ये सरकार को एक नया डायरेक्शन दे सकता है। इसलिए हमें अपने मूल मुद्दे पर सीमित रहकर ये विचार नहीं करना सर, चाहिए। मूल मुद्दा तो ये भी है ना कि क्या सभी नेता या वो तथाकथित बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो हैं, मुझे तो उन पर भी सवाल मैंने कई बार उठाया कि भाई ऑल आइज ऑन रफा, सही बोला सुमित जी, आपने बिल्कुल सही बोला। ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन रफा हमने ट्रेंडिंग दिखा, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश तो ट्रेंड नहीं दिख रहे हैं मुंबई के बॉलीवुड से, मायानगरी से, बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ये एक आवाज भारत की होनी चाहिए, ना कि कांग्रेस बीजेपी या हिंदू मुसलमान, ये सब नहीं, एक भारत की आवाज जानी चाहिए। बिल्कुल सही बोला सुमित जी, और भारत की आवाज ही उठेगी। और इसके साथ साथ जैसा कि हमारे रक्षा विशेषज्ञ ने बताया, हमको नजर रखना पड़ेगी पड़ोस में आपने देखा है वहां पर जो है नेपाल ने BRI पर सिग्नेचर कर दिए हैं। अब जो है लासा से लेकर आपके काठमांडू तक रेल मार्ग बनेंगे, आपने उसके पूरे के पूरे विचार किया है। ये सब चिकन नेक पर आने वाले हैं, ये सब बांग्लादेश के लिए एक षड्यंत्र हथियार यूज करके वो तो सुधाकर जी ने कहा कि रेड लाइंस क्रॉस हो गए हैं और हमें अब एक्ट करना पड़ेगा। अब हमको एक्ट करने के लिए पहला काम राहुल गांधी जी को भी कहना चाहिए, राहुल गांधी जी के प्रवक्ता जो हैं उनसे मैंने सवाल पूछा तो वो चले गए, तो वो उनका जवाब अब देने के लिए कोई है नहीं। लेकिन ठीक है, ये सवाल तो आप करते रहिए कि राहुल गांधी जी भी कब बोलेंगे, एटलीस्ट कम एक शब्द तो पोस्ट कर सकते हैं। गाजा पर उन्होंने पोस्ट किया था, प्रियंका गांधी ने पोस्ट किया था गाजा पर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर कब पोस्ट करेंगे? बहुत शुक्रिया, यहीं खत्म कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के मुद्दों को, बांग्लादेश के में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दों को लेकर हमने कई डिबेट्स किए, बार बार सवाल यही कि आखिर कब तक। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ पर देश का सवाल में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी।